है ह्यूमंस के अंदर? Cortical nephron. ऑलवेज राइट, वेरी ट्रू, ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसका अमाउंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा ह्यूमंस के अंदर, अराउंड 85%। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें सीख ली और आपको और यहाँ पे क्या देखना है। सो ये वाला पार्ट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझने के लिए, हमने कल देखा था, वी हैव सीन कि हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब यहाँ पे होगा, यू विल गेट टू सी कि आपका सारा कंटेंट आ जाता है आपका इन योर ग्लोमेरुलर स्पेस, और आई वुड से कैप्सुलर स्पेस के अंदर आपका ये आ जाएगा। और ये जो कंटेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लार्ज प्रोटीन के अलावा यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो ये हमने कल की क्लास में देखा था। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा जो व्हाइट कलर का कंटेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो भी आपका यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सो कॉल इट एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ओवर हियर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। सो फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। और याद रखना, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो आपका होता है वो आपका रहेगा अराउंड 125 ml पर मिनट, ये आपका रहता है फिल्ट्रेशन रेट। और पर डे आपका 180 लीटर फिल्ट्रेशन आपका करता है किडनी। सो पर डे अराउंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी हैपनिंग, विल बी टेकिंग केयर, विल बी डन बाय योर किडनी। अब एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये सब हमने बनते हुए हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव सीन कि आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड मेनी मिनरल आयंस विल गेट इनसाइड द कैप्सुलर स्पेस। अब हम समझते हैं कि इनके साथ होगा क्या। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो सारा कंटेंट मेरे आपके सामने लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट राइट डाउन फ्यू थिंग्स ओवर हियर अगेन। तो आपका जो फिल्ट्रेट है, जो आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको मिल रहा है यहाँ पे, सो यू हैव अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आपका आ चुका है बोमैंस कैप्सूल के अंदर। इसमें आपको दिखेगा आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। अभी मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू टेल यू कि आपके एब्सॉर्ब भी होंगे। Then you can have different kind of mineral ions. You can have HCO3. You can have chlorine ions. You can have, हाँ जी बेटा बोलिए, you can have Na ions. You can have your potassium ions, right? Along with that, even आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका यूरिया। यूरिया भी आपको यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट मिलेगा जिसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज अगर आपको मिल रही है, आपने एक चीज याद रखनी है कि याद रखना जो भी आपको फिल्ट्रेट आपको दिख रहा है, जो भी आपका फिल्ट्रेट आ चुका है, याद रखना यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड। इसको आप यूरिन के साथ बाहर जाने नहीं दे सकते। इतने सारे सामान को आप यूरिन के साथ बाहर भेजेंगे नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, 180 लीटर आपका होता है फिल्ट्रेशन। दिस इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन डन बाय योर किडनी पर डे। इतना फिल्ट्रेशन करने के बाद आपका जो यूरिन बनता है पर डे, वो आपका रहता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर आपका बनता है यूरिन पर डे, इतना अमाउंट फिल्ट्रेशन करने के बाद, राइट। अब 180 लीटर का फिल्ट्रेशन करने के बाद अगर आप 1.5 लीटर यूरिन बना रहे हो, तो याद रखना कि आपका 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब्ड। दैट मीन्स व्हाट, 99% ऑफ योर फिल्ट्रेट, आपका जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे, ये आपका रीएब्सॉर्ब किया जाता है। आप इसे बॉडी के बाहर नहीं फेंक सकते, आप इसे बॉडी के बाहर जाने नहीं दे सकते। अगर ये होने लगा, then you will be losing some of the essential elements. So 99% of the filtrate has to be reabsorbed. और ये चीज आपकी नेफ्रॉन करेगा। That is something your nephron is going to do, और वो करना है आपके लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी होता है। So याद रखना, इवन दो फिल्ट्रेशन काफी हो रहा है, आपका किडनी काफी कर रही है, बट आपका जो अमाउंट ऑफ यूरिन आप बनाते हो, दैट इज माई 1.5 लीटर ओनली पर डे, राइट। और इस दौरान इससे हमें ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब। इसको आप वापस से सर्कुलेशन में आप लेके आओगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन ओवर हियर। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका फिल्ट्रेट ऐसे बन जाता है, तो ये फिल्ट्रेट को हम वापस से सर्कुलेशन में लेके आएंगे। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड को आप भेज नहीं सकते यूरिन के साथ बाहर, तो इसको आप वापस लाते हो यूजिंग योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने इसको वापस लेके आना है। सो ये याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, that you will find this is something brought back into the circulation via active transport. Okay.
Majority of the mineral ions along with your HCl ions, majority of them are brought back via passive transport. इनको पैसिव ट्रांसपोर्ट करके आप इन्हें वापस लेके आते हो, ठीक है. यू आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. जनरली देखा गया है कि आपका जो पोटेशियम आयन होते हैं इनको हम लाते हैं वाया योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इनको किया जाता है, दे आर बीन गोइंग वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनको भेजा जाएगा. अब आपको सबका यहाँ पे याद नहीं रखना है, यू ओनली हैव टू नो फ्यू ऑफ देम कि वो आपके ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे जाएंगे. सो इतना याद रखना कि जब आप इनको वापस से सर्कुलेशन में ला रहे हो तो कुछ को लाने के लिए आपको एनर्जी लगेगी और कुछ को लाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर भी होगा, अब वाटर आपका पैसिवली आ जाएगा, वाटर आपका पैसिवली यहाँ पे आएगा. सो वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर एंड वाटर इज ऑल्सो ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन, बट दैट विल ऑलवेज कम पैसिवली. ठीक है. सो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन पैसिव हो रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट, कौन एक्टिव हो रहा है, आप इतना याद रख लेना यहाँ पे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड आपके यहाँ पे एक्टिवली होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मिनरल आयंस आपके पैसिवली हो जाते हैं, कुछ आपके होते हैं वाया एक्टिव. बट ग्लूकोज अमीनो एसिड इज समथिंग जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और उन्हें सर्कुलेशन में वापस लाया जाता है. कैसे लाया जाएगा वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे लाया जाएगा, राइट. बट इतना याद रखना, दिस ऑल कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ माई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और ये जो कंपोनेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, यूरिया, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इन सबको आप बॉडी के बाहर नहीं फेंक सकते, इनको आप नहीं रिलीज कर सकते. यू हैव टू ब्रिंग मेजॉरिटी ऑफ देम बैक इनटू द सर्कुलेशन. आपको मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टू बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन. जो काम का नहीं है, जो वेस्ट है, उसे आप भेज दोगे, बट बेसिकली आप सारी चीजों को आप वापस, उसके अलावा सबको आप वापस ले आते हो. सो दैट इज माई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि ये जो मेरा फिल्ट्रेट है ये मेरा आगे बढ़ेगा तो इसके साथ क्या होगा. अब आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं. लूप ऑफ हेनली आपको कहाँ मिलता है? कॉर्टेक्स में मिलता है, मेडुला में मिलता है? जल्दी अनम्यूट करके बता दो मुझे. मेडुला. राइट, दैट इज योर मेडुला. मेडुला पार्ट में आपको मिलेगा आपका लूप ऑफ हेनलीज. द सेल नेम पोडोसाइट्स, ये आपको कहाँ मिल जाता है? 1 2 3 4 आंसर कर दो मुझे. इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, बिल्कुल. ये एक बार नीट में आ चुका है अभी भी आपके सामने. सो यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोडोसाइट्स, राइट. ठीक है. देन वी हैव दिस पाथवे जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे. रेनल आर्टरी आपका बनाती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स. एफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाते हैं आपके ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस आपका बनाएगा आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, राइट. और इफरेंट आर्ट्रियोल फिर आपका बनाता है क्या? इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाते हैं आपका? Right, true. They will make the peritubular capillaries. So peritubular capillaries आपकी बनाई जाएंगी and this is something formed by my efferent arterioles. ठीक है. तो ये आपके यहाँ पे efferent arterioles यहाँ पे बनाएंगे. Okay, so that is something you have to remember. ठीक है. अच्छा, इनकेस अगर किसी ने ये आगे का पोर्शन मिस किया था, हमने लाइक कुछ लोग अगर यहाँ पे काफी दिनों बाद आए हैं और उन्होंने अगर आगे का पोर्शन मिस किया है और अगर वो आगे का पोर्शन उन्हें करना हो, देन वी कैन प्लान आउट समथिंग इन फ्यूचर. ठीक है, राइट. सो बट अपेरेंटली इस पे जो कराया जा रहा है उसका आप ऊपर ध्यान दो, राइट, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच डू बिकम अ क्वेश्चन, राइट. ओके, सो ये हमने देख लिया था. हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा. जब भी हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. इज अ टर्म नोन एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. काफी सिंपल चीज है ये. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आपको तीन चीजें यहाँ पे याद रखती हैं. एक आपका होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. सो आपकी जो ग्लोमेरुलस होती है उसकी जो वॉल होती है उसमें आपको मिलता है एंडोथेलियम. या आप जानते हो कि आपकी जो कैपिलरी होती है उसमें आपको एक सिंगल लेयर मिलती है एंडोथेलियम की. वहां पे आप ये हमने वही उसी बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. So that is the first thing you have to know. That's the first membrane you will find. That's a endothelium of the glomerular capillary. Second thing is going to be your basement membrane. अब इसको मैं पूरा सेंटेंस को बाद में कंप्लीट करूंगा, पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे basement membrane. So basement membrane now, and the third thing is going to be your epithelium of my Bowman's capsule. Epithelium of your Bowman's capsule.
अब हमने ये तीन चीजें मेंशन क्यों की है, एक तो हमने मेंशन किया एंडोथेलियम, एक मेंशन किया हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिटवीन देम आई जस्ट राइट नाउ देम बिटवीन देम, सो अब पता चला कि इन दोनों के बीच में आपको मिल गई एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन यू हैव अ एपिथेलियम ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। तो मेरा जो फिल्ट्रेट है वो आपका इन सब चीजों को पास करके आएगा कैप्सुलर स्पेस के अंदर। तो याद रखना, अगर मेरा यहाँ पे यूरिया है, इफ आई हैव अ यूरिया ओवर हियर, देन ये मेरा यूरिया को ये सारी चीजें बाईपास करके आना पड़ेगा इन माय कैप्सुलर स्पेस के अंदर। सो दिस दैट इज व्हाई दिस थ्री थिंग्स, ये जो तीन चीजें मेरे सामने हैं स्क्रीन पे, इन तीन चीजों को मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो अगर आपको कोई बोले कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, देन ये वो मेम्ब्रेन है आपकी जहां पे आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आपको मिलेगा एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपकी इन दोनों के बीच में होगी, और एंड में आपको मिलता है आपका एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो आपकी तीन लेयर होती है, इन लेयर को बायपास करके ही मेरा जो यूरिया है वो निकल के आता है ऑन दिस साइड। सो मेरा जो यूरिया है, ये मेरा ग्लूकोज है, वाटर है, जो भी मेरा पास करेगा वो इन तीन मेम्ब्रेन को पास करके आएगा इन द कैप्सुलर स्पेस के अंदर, या मेरे बोमेन्स कैप्सुलर स्पेस के अंदर। सो याद रखना, इन तीनों को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ये तीन लेयर आपकी होती है और इनको ही पास करके आपका कंटेंट आगे बढ़ता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, राइट, सो ओवर हियर इफ आई हैव टू शो यू, लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे आप मैक्रो लेवल पे तो देख नहीं पाओगे, बट याद रखना मेरी जो ग्लोमेरुलस है उसकी एक आपका होगा एंडोथेलियम, इट विल हैव द एंडोथेलियम ओवर हियर, राइट। देन उसके बाद आपको मिलेगा बीच में कहीं पे भी होगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका होगा, समवेयर इन द सेंटर विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा the epithelium of the Bowman's capsule. After the third layer will be my epithelium of your Bowman's capsule. और इन तीन चीजों को आप क्रॉस करोगे और अपने कंटेंट को आप पहुंचाओगे कैप्सुलर स्पेस के अंदर। तो इतना याद रख लेना कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे क्या होती है। अब जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये काफी सिमिलर है टू योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आपने अगर याद हो तो हमने एक टर्म पढ़ा था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसका साइज क्या था, किसी को याद है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का साइज क्या था? What was the thickness of a respiratory membrane? नहीं याद आ रहा, तब भी याद करो, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अच्छा ये बता दो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किस किस के बीच में थी, ये आपको मेम्ब्रेन कहाँ दिखी थी, बिटवीन व्हाट, बिटवीन विच टू पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको मेम्ब्रेन दिखती है रेस्पिरेटरी? कुछ याद आ रहा है आपको? वी हैव डन द एल्वियोलाई, Yes, sir. एल्वियोलाई हमने किया था, एंड देन वी हैव डन द एल्वियोलाई के आसपास जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है, याद करो। Yes, sir. यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आपका, अब याद आ रहा है धीरे धीरे, नाउ यू आर एबल टू रिमेम्बर, यहाँ पे मिलता है आपको आपका देखने का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, राइट, स्क्वामस एपिथेलियम, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन बीच में जो स्पेस आता था वो था मेरा इंटरस्टिशियल स्पेस, Yes, sir. देन यू हैव द एंडोथेलियम एंड उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आई वुड से पहले आपका आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन द एंडोथेलियम, दैट वाज माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली सेम थिंग आई विल गेट टू सी इन द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एज वेल, राइट। तीन चीजें आपके यहाँ पे होती है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, एंड यू हैव अ एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो इतना आपको याद रखना है, राइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो नाउ। सर थिकनेस कितनी होती है? नहीं बेटा, थिकनेस को लेके तो मैं भी अवेयर नहीं हूँ, इसी के थिकनेस को लेके आई विल हैव टू सर फाइंड दैट। 0.6 माइक्रोमीटर। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, आई विल एक्चुअली हैव टू सी, सो आई विल लेट यू नो टुमारो, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है। ओके, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की 0.6 नहीं होती, यू आर स्टिल दूर टू द आंसर, ठीक है। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन ओवर हियर, द एफरेंट आर्ट्रियोल्स diameter is more than the efferent arteriole because, इसका फायदा क्या होता है बताओ, 1 2 3 4 क्या यहाँ पे आंसर होगा, इनका फायदा क्या होगा, what will be the advantage over here? सर ऑल ऑफ It creates high pressure in the glomerulus. It creates high pressure in the glomerulus, all of this नहीं आएगा, it creates a high pressure in the glomerulus, ये होता है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज ये होता है कि मेरी एफरेंट आर्ट्रियोल्स काफी बड़ी होती है, मेरी एफरेंट आर्ट्रियोल्स काफी छोटी होती है, और इसका जो एडवांटेज मुझे यहाँ पे मिलेगा वो ये होगा कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, जो मुझे अल्टीमेटली हेल्प करता है ड्यूरिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ओके। सो और कुछ यहाँ पे सही नहीं है, इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही नहीं है,
हाँ, ये Yes, sir. सर्टेन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, बट ये वाला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं होता. इट प्रोड्यूसिंग द बैकअप ऑफ द ब्लड इन द ब्लड, ये ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई फोर्थ यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सी आएगा. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद रखना, ये इसका एडवांटेज है कि प्रेशर वहां पे हाई होता है. ठीक है. सो नाउ दैट इज समथिंग वी हैव सीन. नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज, अब आपका आ गया ब्लड आपका, एक बार फिर हम पीछे जाते हैं. आपका ब्लड आ गया कैप्सुलर स्पेस के अंदर, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया. अब यहाँ से जब मेरा ब्लड आगे बढ़ेगा, सॉरी मेरा जब यहाँ से फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, तो वो जाएगा, सबसे पहले आएगा वो पीसीटी के अंदर. याद रखना, कैप्सुलर स्पेस से अब जब मेरा फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, राइट, इट विल गेट इनसाइड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पीसीटी के अंदर क्या होगा. सो नाउ दैट इज द मेन पार्ट व्हिच वी हैव टू thoroughly pay attention to. So now let's try to see. So if I have to draw over here my Bowman's capsule, so let me just draw a small Bowman's capsule over here, and then you have your PCT over here. आपका Henle's loop जो हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं. अच्छा, बाय द वे, आपके हिसाब से किडनी स्टोन क्या खाने की वजह से होता है, ये बता दो तब तक मुझे. किडनी स्टोन बनाने के लिए बॉडी में मुझे क्या खाना पड़ेगा? Rice. ओके, एनीथिंग एल्स? सर मतलब जिससे मतलब स्टोन हो जाए. टमाटर के बीज से भी होता है. पालक. टमाटर के बीज, पालक, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. यस, पालक एंड टमाटर इज राइट आंसर, वेरी ट्रू आंसर. नाउ टेल मी समथिंग, ये राइस वाला चीज इवन आई हैव हर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट अनदर बैच एज वेल, और मैंने ये भी सुना है कि राइस काफी लोग कच्चे भी खाते हैं. इज इट ट्रू कि कच्चे भी खाते हैं राइस? ऐसे कैसे? लाइक ये तो पहली बार सुन रहा हूँ. दैट सर खाते तो पेट में दर्द नहीं होता कच्चे राइस खाने से? सर मतलब डेली नहीं खाने चाहिए, अगर कभी कभी खाएं तो नहीं होता. जो डेली यूज करते हैं उनके में होता है पेट दर्द. ओके, ये दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी, दैट ईटिंग राइस कच्चा. यहाँ के ज्यादा खाते हैं ऐसे लोग. Yeah. बच्चे So, मैं तो यकीन नहीं कर रहा था जब बच्चे कहते हैं सर आप भी खाइए. आई वाज थिंकिंग कि वो लोग छुट्टी चाहते क्लास से, इसलिए ये सब रेकमेंड कर रहे हैं कि एक बार खा लेगा कच्चे राइस, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी कुछ. बट व्हेन यू आर सेइंग दैट खाते हैं, दैट्स न्यू. चॉक तो बेटा देखा है बच्चों को खाते हो, वो तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया इतने सालों में कि ये क्यों करते. बट हाँ, बट राइस इज अ डिफरेंट थिंग. हमारे तो गाय भी कच्चे राइस नहीं खाती बेटा. लाइक उसको भी दो. हम घर में खुद उगाते हैं राइस, तो वो मीठे होते हैं तो खाए जाते हैं. अच्छा, ओके. आई एम थिंकिंग दैट इफ यू हैव अ बोरी ऑफ राइस, यू जस्ट, आप उसमें से चम्मच डाल के यू कैन ईट दैट. नो सर. वो वाले नहीं खाते हैं, घर वाले खाते हैं. ओह, अच्छा, ओके ओके ओके, राइट. नाउ आई एम स्लाइटली क्लियर विद दैट. ठीक है. All right, so now what we'll get to see now, because now I really don't have to draw all those things again. So you have your glomerulus, you have your Bowman's capsule. इन दोनों को कलेक्टिवली हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, और वो टर्म क्या होता है? renal corpus cells या margin corpus cells. ठीक है. So these are the two terms I can use. इधर तो मैं यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज करूंगा फिलहाल, या फिर renal corpus cells में इसे टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. ठीक है. So that's one thing. So now you have a PCT over here. अब देखो जैसे ही मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे PCT में पहुंचेगा, so assume करो कि मेरा फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करके पहुंचता है मेरा PCT के अंदर. So यार इतना PCT में आने के बाद आपके यहाँ पे क्या क्या रीएब्सॉर्ब हम लोग कर लेंगे. So PCT में जैसे आपका आता है आपका फिल्ट्रेट, so याद रखना PCT में एक बहुत ज्यादा अमाउंट पे आपका यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे होगा. So let me try to mention over here कि जब हम बात करते हैं हमारे PCT की, that is your proximal convoluted tubule, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका एक इवेंट होगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. सो आई विल फाइंड सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन विल बी हैपनिंग ओवर हियर. सो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट पीसीटी में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे क्या क्या चीजों का रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो सकता है. सो प्लीज नो दैट यू कैन फाइंड समथिंग लाइक योर ग्लूकोज. इसको तो आपको वापस लाना ही है, इसको तो आप जाने नहीं दे सकते. ग्लूकोज, देन अमाइनो एसिड, ये आपके सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब आपके हो जाएंगे. सो ग्लूकोज हमारे से आपके हो जाएंगे. देन यू विल आल्सो फाइंड योर HCO3 will get reabsorbed.
विल ऑल्सो गेट टू सी योर सोडियम आयंस आपके यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे। इवन आपका जो वाटर होता है वो आप यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये चीज याद रखना कि आपके जो नेफ्रॉन है पूरा, नेफ्रॉन के अंदर सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी के अंदर ही होता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे ये चीज को कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा हेनलीस लूप करता था वाटर एब्जॉर्प्शन तो वहां पे ज्यादा होता होगा। नहीं, पीसीडी आपका वो लोकेशन है जहां पे आपको मिलेगा अराउंड 70 to 80% you will find water reabsorption will happen. Water reabsorption will happen. So that is something you have to know कि 70 से 80% वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है आपके पीसीटी के अंदर ही, राइट। सो ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये एज अ स्टेटमेंट आपको मिलता है और लोग सोचते हैं कि नहीं यार वो तो आपका हेनलीस लूप में हो रहा था ज्यादा तो वो आंसर सही होगा, बट नहीं, पीसीटी में ही होता है सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो ये जब चीजें ना जो मैंने आपको मेंशन की ये तो आपकी रीअब्जॉर्ब होनी ही है। देयर आर द फ्यू थिंग व्हिच विल very clearly will get reabsorbed along with the even chloride ions will get reabsorbed over here, right? So that is something you have to know. इन सब चीजों को आप यहाँ पे reabsorb करते हो। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो पीसीटी यहाँ पे होता है इसमें जो आपको एपिथेलियम मिलेगा that is my cuboidal epithelium, that is my cuboidal epithelium, ठीक है। याद रखना जो आपको एपिथेलियम यहाँ पे मिल रहा है आपका पीसीटी के अंदर that is my cuboidal epithelium, that's one thing you have to know. सेकेंड थिंग आपको याद ये रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, अगर आप पीसीटी पे अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो किसी चीज को, मतलब यहाँ से अगर आप किसी चीज को ले रहे हो वापस, तो उसको आप सर्कुलेशन में वापस लाओगे, उसको आप सर्कुलेशन के अंदर वापस लाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पीसीटी में से कोई चीज को उठा रहा हूं तो मैं उसे कहाँ भेजूंगा? सो आई विल सेंड देम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये चीज याद रखना। अगर आपको याद हो तो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मेरे नेफ्रॉन के आसपास ही होती है, तो जो भी आप कंटेंट यहां से निकाल रहे होते हो, whatever the content you are taking out from the PCT, that content will get inside the peritubular capillaries. So याद रखना जो भी आपने कंटेंट यहां से निकाला है that content will get inside your peritubular capillaries. क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? Is it part clear to all? Yes sir. नहीं आ रहा तो बता दो कि नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, then I can repeat all those things again. So याद रखना आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपके नेफ्रॉन के आसपास ही रहती हैं, राइट। यू विल ऑलवेज फाइंड देम नियर बाय नेफ्रॉन ओनली। सो इनके अंदर ही आपको कंटेंट को आप भेज दोगे। व्हाटएवर कंटेंट यू आर गेटिंग रीअब्सॉर्ब हैज टू बी सेंट इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दिस इज द थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो ये हो रहा है हमारे यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सो इस तरीके से हम सारी एसेंशियल चीज को वापस ले आते हैं जिनको हमें बाहर नहीं फेंकना, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वन मोर थिंग यू हैव टू नो कि पीसीटी इवन जाना जाता है मेरे ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए। तो रीअब्सॉर्ब तो आप यहाँ पे कर रहे हो, आपने काफी चीजों को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लिया, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको भेजना है बाहर। कुछ चीजें आपकी ऐसी होंगी यहाँ पे जिनको आपको बॉडी के बाहर निकाल के भेजना है। सो याद रखना पीसीटी इज ऑल्सो नोन फॉर माई ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सो याद रखना कि यहाँ पे आप क्या चीजों को सिक्रीट आउट करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, सो यू कैन हैव फ्यू एग्जांपल्स लाइक यू विल हैव समथिंग लाइक योर हिप्यूरिक एसिड। एक हिप्यूरिक एसिड करके आपका एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसको आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो। तो उसको आप क्या करोगे, आपको उसे डाल दोगे आपके पीसीटी के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये मेरा पीसीटी में आएगा कहां से? तो याद रखना इट विल कम फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो कई सारी चीजें होंगी जो आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से डालोगे आप पीसीटी के अंदर, राइट। सो वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी माय हिप्यूरिक एसिड। सो याद रखना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से कंटेंट मेरा जा सकता है आपके पीसीटी के अंदर जो आपका फिल्ट्रेशन के दौरान अंदर नहीं जा पाया, जो आपका फिल्ट्रेशन के दौरान अंदर नहीं गया उसको आप यहाँ पे भेजोगे आपके पीसीटी के अंदर फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो दैट यहाँ से काफी सारी चीजें आप भेजोगे आपके पीसीटी के अंदर। तो एक आपका यहाँ पे हो गया आपका हिप्यूरिक एसिड। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर ड्रग्स। अब मैं ड्रग्स का यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि देखिए एक चीज आपने पढ़ी है सुनी भी है, नेचुरली भाई आप जानते हो कि आपका अगर आपका कोई एथलीट है जो ड्रग्स ले रहा होगा तो वो ड्रग्स का कंसंट्रेशन आपको यूरिन में आपको मिल जाता है, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू नो। तो वो ड्रग्स आप डालते हो पीसीटी के अंदर वाया ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो जब भी मैं कह रहा हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन दैट मीन्स व्हाट,
कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से आप अपने सामान को डाल रहे हो पीसीटी के अंदर, जिसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है. सो मेनी ड्रग्स कैन बी सीन गेटिंग इनटू द पीसीटी. ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा. आप मुझे ये बताओ कि जब हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, वी हैव डन दिस डिसऑर्डर नोन एज अ ट्यूबरक्लोसिस, उसका मेडिकेशन कितने महीने के लिए चलता था? कितने महीने के लिए उसका चलता था मेडिकेशन? सर 6 to 9 month. 9 months. बिल्कुल 9 month. राइट, वेरी ट्रू. 6 से 9 महीने के लिए आपका चलता था वहां पे मेडिकेशन. सो ये महीने के दौरान अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो ना, द पेशेंट हु इज टेकिंग दोस ड्रग्स, उनका यूरिन पूरा रेड होता है. जो पेशेंट ये ड्रग यूज कर रहे होते हैं, रिमाफाइसिन जो ड्रग वो लोग यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक, उसका जो यूरिन का कलर होता है उस पेशेंट का पूरा रेड होता है. इट्स कंप्लीटली रेड. एंड द रीजन इज कि उसका एक वेस्ट जो होता है, ड्रग्स का जो वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, उसको आप बॉडी के बाहर निकालते हो. सो ऐसे जो आप जो एंटीबायोटिक्स जो अगर आप ले रहे हो, तो उसको भी बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको करना पड़ता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो इवन फॉर दैट यू हैव टू अंडरटेक द ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो ट्यूबुलर सिक्रीशन में याद रखना कि ड्रग्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन ड्रग्स की भी बात कर रहा हूं जो आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो एज अ मेडिकेशन. इनको भी आप बॉडी के बाहर निकालने के लिए, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आप करते हो आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. उसके साथ साथ यू आल्सो हैव समथिंग लाइक माय क्रिएटिनाइन. सो यू हैव आल्सो समथिंग नोन एज माय क्रिएटिनाइन, जो आपको मिल जाएगा आपके यूरिन के अंदर. दैट इज आल्सो समथिंग यू गेट टू सी इन योर पीसीटी. अब क्रिएटिनाइन ये जो टर्म है ना, ये टर्म आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, या फिर कुछ लोगों को शायद मालूम होगा. जिम में यूज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो क्रिएटिनाइन एज व्हाट यू कॉल ए सप्लीमेंट इसे यूज करा जाता है. अब उसे वैसे भी आप यूज करते हो और ये आपके बॉडी में नेचुरली भी आपका बनता है, किडनी आपका ये बनाती है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू फाइंड इन द एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट. इसका भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट आप बॉडी में रिलीज कर देती है. सो ये भी आपको मिलेगा. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 चीज याद रखें: हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, क्रिएटिनाइन. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया. सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड वाया दिस वे. तो ये जब सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या होंगी? ये आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से जाएंगे आपके पीसीटी के अंदर. सो फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो फ्रॉम योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो जिसके अंदर आपका ब्लड भी होता है काफी अच्छे अमाउंट में, यहां से आपका कंटेंट आप भेजोगे इनटू योर पीसीटी. विल सेंड देम इनटू द पीसीटी. और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो 2 चीजें आपको याद रखनी है मेरे पीसीटी में होंगी. एक होता है आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां पे सारा एसेंशियल चीजों को आप वापस ले आओगे, और एक होता है आपका यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां पे जो चीजें काम की नहीं है या जिसे बॉडी के बाहर निकालना है उसे आप डालते हो. और उसे आप कैसे डालोगे? थ्रू योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. सो दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर. ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज द 2 कंपोनेंट यू हैव टू लुक इनटू. ये 2 चीजें आपके यहाँ पे होती है. अब अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि यार ये पहले क्यों नहीं निकल गया, मतलब ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये निकल क्यों नहीं पाया, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि आपके जो होल्स होते हैं ना, पोडोसाइट्स, उनका साइज काफी छोटा होता है. तो कुछ ड्रग्स उससे बाईपास नहीं कर सकते हैं. सो वही ड्रग्स को आप इनके थ्रू ले आते हो पीसीटी के अंदर, राइट. जो मॉलिक्यूल्स वहां से बाईपास नहीं कर पा रहे लेकिन उनका बाहर निकलना है जरूरी, उनको आप ले आते हो यूजिंग योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. यूजिंग योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यू ब्रिंग देम बैक इनटू द पीसीटी. सो याद रखना 2 थिंग्स, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड माय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपका हो रहा है इन योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड यहाँ पे आपको मिलता है आपका देखने के लिए आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है. एंड याद रखना वाटर यहाँ पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा. अराउंड 70 to 80% वाटर विल गेट रीअब्जॉर्ब इन माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो क्या आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे क्लियर है? आर दीस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का. अगर इनमें कोई टर्म्स अगर आपको चीज समझ नहीं आई हो, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन. बोलिए बेटा, बोलिए. सर आप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा दो एक बार प्लीज. हाँ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका जितना भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद जो आपका फिल्ट्रेट था वो आपका आ गया पीसीटी के अंदर, राइट. अब आप जानते हो कि आपका जो फिल्ट्रेट है उसमें काफी सारी एसेंशियल चीजें हैं जो बाहर निकालनी है, और चीजें ऐसी भी जो आपके लिए बड़ी एसेंशियल है. तो वो जो एसेंशियल चीजें आपको वापस से लेके आना है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, HCO3, सोडियम आयंस, वाटर, Cl आयंस,
इन सबको आप वापस ले आते हो सर्कुलेशन के अंदर, यू ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो जब आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये सारे कंटेंट को आप पीसीटी में से भेज देते हो इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, यू ब्रिंग देम बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो सारा कंटेंट जब मेरा आ रहा है पीसीटी से जा रहा है इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, व्हेन द कंटेंट इज गोइंग इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दैट इज माय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, राइट। और जब मैं कहता हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन, तब प्रोसेस आपका उल्टा होता है। तो आपको याद ये रखना है कि ये सारी चीजें आप वापस ले आते हो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, आप उसे ले आते हो। एंड टू मेक दैट हैपन, कुछ करने के लिए आपको कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी लगेगी, कुछ करने के लिए आपको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एनर्जी नहीं लगेगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और याद रखना यहाँ पे वाटर आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्ब होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब अगर इतना याद रख सकते हो तो एक चीज यहाँ पे याद रख लो, अगर इतना याद रहे तो। आई होप ये क्लियर हो गया आपको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यस सर। यहाँ पे ना जो एपिथेलियम आपको मिलता है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अच्छा याद रखना ये जो एपिथेलियम के जो टाइप्स होते हैं ये आपने पढ़े होंगे इन योर चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो कॉकरोच वाला चैप्टर था उसमें इनिशियल में यही सब आप पढ़ते हो, तो ये सब याद रख लेना, राइट। ये आपको आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके आ जाते हैं इसलिए। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ना, ये कुछ ऐसे होते हैं, राइट। यू कॉल देम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एज वेल। इनको हम इवन कहते हैं एज अ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इनको एक और ये टर्म यूज किया जाता है इनके लिए। बट मेन काम याद रखना, ये लोग आपको एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड देम इन द पीसीटी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये हमने देख लिया हमारा पीसीटी यहाँ पे, और क्या भेज रहे क्या ले रहे वो हमने यहाँ पे देख लिया। सो यहाँ पे ये पिक्चर आपको थोड़ा हेल्प करती है समझने में कुछ चीजें। सो यू कैन सी हम चीजों को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स को H2 को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, पोटेशियम आयंस को भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे प्रोटॉन्स को और अमोनिया को यहाँ पे हम ट्यूबुलर सिक्रीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये एरो से पता चल जाए कि इनको हम सिक्रीट कर रहे हैं वहां पे। अब प्रोटॉन्स को जब मैं यहाँ पे सिक्रीट कर रहा हूँ तो याद रखना, प्रोटॉन्स का अगर अमाउंट ज्यादा होता है आपके बॉडी के अंदर, दैट कैन डिक्रीज द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, राइट, जो आप नहीं चाहते। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, देन यू हैव टू थ्रो देम आउट अलोंग विद द यूरिन, राइट। तो ये चीज यहाँ पूरी कि प्रोटॉन्स भी यहाँ पे आपके ट्यूबुलर सिक्रीट किए जाते हैं। अमोनिया तो यहाँ पे हो ही रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग व्हिच विल अंडरगो द ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो प्लीज याद रखना यहाँ पे, लेट मी मेंशन ओवर हियर एज वेल, यू विल हैव आल्सो प्रोटॉन्स व्हिच आर बीइंग undergoing the tubular secretion, right? So this is something you'll find happening in this. अब हम जंप करेंगे हमारे हेनलीस लूप के ऊपर, we'll jump onto your हेनलीस लूप। So जब मैं बात करता हूँ हेनलीस लूप की, so when I discuss your हेनलीस लूप, पहले हम बात करेंगे हमारे डिसेंडिंग हेनलीस लूप की। So we'll talk about first of all in terms of my descending loop of Henle's. So we'll talk about my descending Henle's loop. अब जब मैं बात करता हूं डिसेंडिंग हेनलीस लूप की, तो याद रखिएगा यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है, इट इज गोइंग टू बी परमेबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका परमेबल होगा फॉर वाटर, इट विल बी परमेबल फॉर योर H2O। तो डिसेंडिंग पार्ट में अगर आपको कोई पूछे यार यहाँ पे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, देन यहाँ पे आपका सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा। दिस एरिया इज ओनली नोन फॉर माय वाटर रीअब्सॉर्प्शन, दिस एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी नोन फॉर योर वाटर रीअब्सॉर्प्शन, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये चीज को ना भूले कभी भी आप लोग, कि जब भी आपको मिले आपका हेनलीस लूप, तो दिस इज माय डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनलीस लूप, ये है मेरा डिसेंडिंग पार्ट। और डिसेंडिंग पार्ट में आपका हमेशा होगा आपका वाटर रीअब्सॉर्प्शन। सो यहाँ से आपका सिर्फ पानी ही रीअब्सॉर्ब होगा, you will always get to see water getting reabsorbed, that's it, ठीक है। So that is something you have to know, your water getting reabsorbed in the descending part. अब जैसे आपका डिसेंडिंग पार्ट का काम खत्म होता है और यहाँ से आपका यूटर्न लग रहा है, तो जैसे आपका यहाँ पे यूटर्न लगेगा, यू विल फाइंड नाउ अब आपका बन रहा है यहाँ पे असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीस लूप। अब ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, दिस इज माय असेंडिंग पार्ट, दिस रीजन इज माय असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनलीस लूप, दिस इज द असेंडिंग पार्ट। और जो ये वाला जो मेरा नीचे वाला जो पार्ट था मेरा, ये वाला पार्ट मेरा था डिसेंडिंग पार्ट। सो याद रखना कि जैसे ही आपका डिसेंडिंग पार्ट खत्म होता है और आपका असेंडिंग पार्ट चालू होता है, सो असेंडिंग पार्ट के अंदर आपका क्या होगा, यू विल फाइंड आपके Na आयंस और Cl आयंस आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। सो Na आयंस एंड योर Cl आयंस विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड।
यहाँ पे आपका पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, प्लीज याद रखना ये चीज काफी क्लियरली आप लोग। इन दिस एरिया यू डोंट गेट टू सी योर वाटर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, ओनली योर NaCl आयंस विल गेट रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि यार असेंडिंग पार्ट इज नॉट परमेबल फॉर माय वाटर रीएब्जॉर्प्शन, देन इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। असेंडिंग पार्ट के अंदर कभी भी आपको पानी रीएब्जॉर्ब होते हुए नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका NaCl आयंस आपके रीएब्जॉर्ब होते हैं, और कभी कभी यू कैन ऑल्सो सी योर मैग्नीशियम आयन ऑल्सो गेटिंग रीएब्जॉर्ब, बट मेनली आपका Na और Cl आपके यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, कि जब हम बात करते हैं हमारे डिसेंडिंग पार्ट की, सॉरी असेंडिंग पार्ट की, whenever I talk about the ascending part of the Henle's loop, ascending part of your Henle's loop, so वो टाइम पे क्या होगा, you will get to see that it is going to reabsorb the sodium ions and your chloride ions will get reabsorbed, are being reabsorbed. इसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत मैग्नीशियम भी आपके यहाँ पे रीएब्जॉर्ब आपके यहाँ पे हो जाते हैं। मैग्नीशियम्स आर आल्सो नोन टू गेट रीएब्जॉर्ब्ड ओवर हियर, बट उसके अलावा सोडियम एंड योर क्लोरीन आयंस आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड। उसके अलावा और कुछ भी रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा। सो भूलना नहीं है आपने कि हेनलीज लूप में कहाँ पे पानी जा रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और कहाँ पे आपका हो रहा है सोडियम एंड योर क्लोरीन आयंस आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब। NaCl कहाँ पे हो रहा है और आपका वाटर कहाँ पे हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका क्वेश्चन में आता है। सो डिसेंडिंग में क्या हो रहा है याद रखना, असेंडिंग में क्या हो रहा है याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर। डिसेंडिंग पार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे मेंशन क्या है, सिर्फ आपको वाटर निकल रहा है यहाँ पे, और असेंडिंग पार्ट में ये लोग निकाल रहे हैं आपके यहाँ पे NaCl। ठीक है, अब हेनलीज लूप को भी इन्होंने क्या हुआ है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो रियल में, देन जो असेंडिंग पार्ट होता है उसका एक पार्ट होता है थिक। असेंडिंग पार्ट का एक स्मॉल रीजन आपका यहाँ पे थिक मिलेगा, और बाकी जो रीजन मिलता है हेनलीज लूप का वो होता है थिन, राइट। इसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है उसको आपको यहाँ पे समझना नहीं है, बट इतना रहता है ये स्ट्रक्चर में आपको मिलता है, थिक और थिन रीजन यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, कि अगर स्टेटमेंट आता है कि in the Henle's loop you get to see thick and thick region, then yes, that is true, and that is something I'll get to see also in the ascending part only. ascending part में मुझे वो thick वाला एरिया मुझे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो याद रखना क्या हो रहा है in the Henle's loop के अंदर। after Henle's loop you will get inside the distal convoluted tubule, again एक बहुत ही important part, that is your distal convoluted tubule, that is your DCT। अब जैसे ही आप DCT के अंदर आते हो, यहां पे भी आपको दो टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। एक टर्म आपका यहाँ पे होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, एक टर्म यहाँ पे Yes. होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप डेजर्ट में घूम रहे हो, अगर आप डेजर्ट में घूम रहे हो, तो वो टाइम पे आपके यूरिन का कलर ज्यादा डार्क होगा या ज्यादा लाइट होगा? सर ज्यादा डार्क होगा। डार्क होगा। होगा। तो किस कंडीशन में आपका यूरिन का कलर काफी डाइल्यूट होगा या काफी लाइट होगा आपके हिसाब से? सिर्फ जब हम वाटर का water कंसंट्रेशन जब हम वाटर ड्रिंक करेंगे यूरिन बहुत। का कलर लेस होता, लाइट होता है। ठीक है, राइट, वेरी ट्रू। या जब मैं लाइक ज्यादा फ्लूइड ड्रिंक कर रहा हूँ, या जब मेरे बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है, मेरा एनवायरनमेंट इतना हार्श नहीं है, वो टाइम पे आई कैन हैव अ नॉर्मल डाइल्यूट यूरिन आई कैन हैव, राइट। एंड व्हेन आई एम मूविंग इन एरिया जहाँ पे पानी कमी और मेरे बॉडी में पानी कम है, देन यस यू कैन हैव अ डार्कर यूरिन। ट्रू, आपका आंसर यहाँ पे सही है, इसको हम थोड़ा और समझेंगे। सो DCT में जब आपका यहाँ पे हो रहा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो देखते हैं कि यहाँ पे रीअब्जॉर्ब क्या होगा। अब जब मैं कहता हूँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, आपको समझ आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आप यहाँ से निकाल के ले आओगे आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो DCT में से क्या चीजें आपकी जाएंगी, तो यहाँ पे हम रीअब्जॉर्ब करेंगे हमारा सोडियम आयंस को, राइट, एंड ऑल्सो योर वाटर मॉलिक्यूल्स। So water molecule, sodium ions, and one more thing, that is my HCO3। इन चीजों को हम करते हैं यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, ये इन्हें करते हैं हम यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। और DCT के अंदर मेरा इवन मुझे देखेगा मिलेगा यहाँ पे होते हुए मेरा ट्यूबुलर सिक्रीशन एज वेल। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन भी यहाँ पे होगा। सो कुछ चीजों को मैं यहाँ पे सिक्रीट करूंगा, सो आई विल गेट टू सी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन भी यहाँ पे मेरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सो ड्यूरिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन मैं यहाँ पे सिक्रीट करता हूं समथिंग लाइक योर पोटेशियम आयंस एंड योर H+ आयंस। इतना याद रखना,
पोटेशियम और H प्लस आयंस को मैं यहाँ पे सिक्रीट करूंगा आपके डीसीटी के दौरान, डीसी के अंदर। सो डीसीटी से याद रखना कि आप क्या ले रहे हो वहां से, आप वापस ला रहे हो सर्कुलेशन के अंदर, और क्या आप सिक्रीट कर रहे हो। अब होता यह है कि अगर आपके बॉडी के अंदर H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन ये आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन काफी ज्यादा होगा। अगर कम है तो कम होगा। अगर आपकी बॉडी में पानी की बहुत कमी है, देन वाटर यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर पानी इनफ है, देन वाटर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। सो डीसीटी में जो भी आपका हो रहा है ना, वो काफी कंडीशनल है। सो डीसीटी विल कैरी आउट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, इट विल कैरी आउट conditional reabsorption and secretion. Basically it will carry out conditional reabsorption and secretion. अब कंडीशनल में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि समझो अगर आप डेजर्ट में घूम रहे हो और वो टाइम पे आपके बॉडी में पानी की कमी होगी, तो यहाँ पे आपका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, और NaCl आयंस भी आपके यहाँ पे ज्यादा, Na आयंस भी आपके यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं, अगर आप एक अच्छे एनवायरमेंट में हो जहाँ पे पानी काफी है, ठंडी का माहौल है, आपको फ्लूइड की ज्यादा जरूरत नहीं है, देन वो टाइम पे वाटर एब्जॉर्प्शन इतना नहीं होता फिर, राइट। सो याद रखना डीसीटी में जो भी है वो काफी कंडीशनल होता है, राइट। होगा Na आयंस आपके रिएब्जॉर्ब होंगे, वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे आपका पोटेशियम एंड प्रोटॉन्स को आप सिक्रीट करोगे, बट इनका अमाउंट कितना होगा एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब और सिक्रीट, वो होता है कंडीशनल। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो प्लीज रखना कि आपके डीसीटी में क्या हो रहा है, ये भी आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग स्पेसिफिकली फ्रॉम डीसीटी। लोग मिक्सअप कर देते कि यार क्या एब्जॉर्ब है, क्या सिक्रीट हो रहा है। याद रखना सोडियम आयंस आप ले लोगे, वाटर आप ले लोगे, और HCO3 को भी आप वहां से आप ले आते हो ब्लड के अंदर। इन चीजों को आप बॉडी के बाहर निकाल देते हो। यूजुअली पोटेशियम आयंस को आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो, इवन प्रोटॉन्स को आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो। कितना निकालोगे डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन क्या है या बॉडी के फ्लूइड की कंडीशन क्या है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या आपको यहाँ पे डीसीटी वाला पार्ट समझ आ रहा है? इज द डीसीटी पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर डीसीटी वाला पार्ट क्लियर नहीं है देन प्लीज बता दो, सो आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन डीसीटी, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द हेनरीज लूप। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर आप डीसीटी वाले पार्ट को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा your NaCl are been brought back into circulation. Basically आप sodium ions को ऐड रखना mainly, right? Then you will have your water is brought back into circulation. HCO3 को आप ले आते हो. Your K plus ions and H plus ions are been thrown into your particular DCT. उसको आप रिलीज करते हो, इसको आप जनरली आप रिलीज कर रहे होते हो आपके DCT के अंदर, राइट। और ये कंडीशनल है। इसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय कलेक्टिंग डक्ट। क्या मेरे हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट होता है? नो सर। No, sir. सिर्फ एक I will find a single collecting duct will have like 4 to 5 nephron will have a single collecting duct, right? So that is what you will get to see. तो जब हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, जिस कारण हमें बात करनी पड़ेगी, so यहाँ पे कुछ होगा। So when we discuss your collecting duct, also you will get to see something happening over there. तो यहाँ पे भी हम चीजों को reabsorb करते हैं। So let's see. Let's make a collecting duct, क्योंकि ये भी एक आपका बड़ा है important story टेलर बन जाता है। तो जब मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा हूं तो याद रखना, सिंपली याद रखना कि आपका यूरिन मतलब यूरिया वाटर यहाँ पे आ चुका है, राइट। यूरिया वाटर यहाँ पे आपका आ चुका है एंड फ्यू मिनरल आयंस होंगे वो आपके यहाँ पे आ चुके होंगे। कलेक्टिंग डक्ट में से आपको याद रखना है कि वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इस एरिया में से मैंने रीएब्जॉर्ब करना है मेरे वाटर को, सो वाटर विल गेट रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट में से मैंने वाटर को रीएब्जॉर्ब करना है। एक चीज आप यहाँ पे याद रखो। उसके साथ साथ आप एक और चीज याद रखो कि कलेक्टिंग डक्ट में से मैं थोड़ा सा यूरिया भी निकाल लूंगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो टेकन आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्यों निकाला जाता है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज बीन टेकन आउट, राइट। एक छोटा सा अमाउंट में यूरिया आप निकाल लेते हो एंड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट Na ions are also taken out, बट जनरली आपका वाटर याद रखना, आपको याद रखना है और आपको यूरिया याद रखना है कि वाटर आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करोगे और यूरिया भी थोड़ा सा निकाल लेते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यार यूरिया तो मुझे बॉडी के बाहर निकालना है, तो उसे क्यों आप बाहर निकाल रहे हो? द आंसर टू दैट इज कि आपको निकालना पड़ता है एक स्मॉल अमाउंट में, और उसका एक एडवांटेज होता है जो हम बाद में देखेंगे। सारा यूरिया आप नहीं निकाल रहे, बाकी यूरिया पानी के साथ बाहर निकलेगा, बट याद रखना कलेक्टिंग डक्ट is predominantly known for my water reabsorption.
collecting duct is predominantly known for your water reabsorption and a small amount of urea. ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे ये है कि कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराने के लिए एक हार्मोन यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर इज वन हार्मोन व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दैट वाटर टू रीएब्जॉर्ब, और वो हार्मोन मेरा यहाँ पे होगा समथिंग नोन एज योर वैसोप्रेसिन. अगर Yes. आप लोगों ने चैप्टर 22 पढ़ा है देन आप ये नाम से वाकिफ होंगे. Yes, देयर इज sir. वन हार्मोन नोन एज योर वैसोप्रेसिन, राइट. क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये हार्मोन आता कहां से है? वेटिंग फॉर द आंसर. पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सा वाला पार्ट, एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट? पोस्टीरियर पार्ट. Posterior part. Right. So you have a posterior part of pituitary gland. So posterior part of pituitary gland, और जो posterior part होता है pituitary gland का, वहां से आपका आता है हार्मोन that is my vasopressin. वहां से आपका vasopressin आएगा, right? So इसके बारे में आप जब चैप्टर 20 में पढ़ोगे, हम लोग वापस से देखेंगे, तब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यार ये बनता कहाँ पे. बट याद रखना कि वहां से आपका हार्मोन आ रहा है. अब ये हार्मोन क्या करता है ना, दिस वैसोप्रेसिन विल कम, दिस इज आल्सो नोन एज माय एडीएच. Sir, antidiuretic hormone. राइट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, राइट. सो दिस इज माय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप वैसोप्रेसिन नाम इसका याद रखें. अब ये जो मेरा हार्मोन यहाँ पे है, ये मेरा आएगा और ये जाके मेरे कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा दैट यू स्टार्ट रीएब्सॉर्बिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. सो वाटर मॉलिक्यूल जो मेरे कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, दे आर गेटिंग रीएब्सॉर्ब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय योर वैसोप्रेसिन. सो वैसोप्रेसिन के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे पानी यहाँ पे रीएब्सॉर्ब होगा. ये बात आपको याद रखनी है. अब वैसोप्रेसिन का इन्फ्लुएंस सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, इसका इन्फ्लुएंस इवन होता है आपके डीसीटी के ऊपर. सो याद रखना, इवन वैसोप्रेसिन विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द डीसीटी एज वेल. सो याद रखना, वैसोप्रेसिन का इन्फ्लुएंस आपका इवन होता है डीसीटी के ऊपर. सो ये भी आप याद रखना. Vasopressin will have small amount of influence. It will have, I won't say small, a certain amount of influence on the DCT as well. So DCT भी जो आपका पानी एब्जॉर्ब करेगा ना, वो आपके वैसोप्रेसिन के इन्फ्लुएंस में ये करेगा, राइट. इट विल स्टार्ट, नॉर्मली भी वो करता ही है बट इसके इन्फ्लुएंस में थोड़ा ज्यादा और करेगा, राइट. तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि यार वैसोप्रेसिन का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ है, तो एक तो आपका आंसर होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट. CD is my collecting duct, and along with that it will also have its influence on the DCT as well. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार इसका अमाउंट जो है वैसोप्रेसिन का, वो कितना ज्यादा आएगा ब्लड के अंदर, कितना कम आएगा, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी की कंडीशन के ऊपर. अज्यूम करते हैं कि आप डेजर्ट में घूम रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ वहां पे घूम रहे हो और आपके फ्रेंड ने पानी की बोतल लाना वो भूल गया, आपकी भी नहीं लाया और आप खुद की भी नहीं लाया. तो वो टाइम पे क्या होगा, और आप डेजर्ट में खो गए, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर. नाउ व्हेन द बॉडी नोज कि यार पानी की कमी है, तो वो टाइम पे अगर बॉडी को पानी कंजर्व करना होगा, तो वो टाइम पे पोस्टीरियर पार्ट से एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में वैसोप्रेसिन आना चालू करेगा. यू विल फाइंड इन अ वेरी हाई अमाउंट वैसोप्रेसिन विल स्टार्ट कमिंग. और जब मेरा वैसोप्रेसिन एक अच्छे अमाउंट में रिलीज करा जाएगा, तो ये जाके मेरे किडनी में आएगा, ये मेरे जाके नेफ्रॉन को जाके बोलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करो. और बीइंग मोर प्रिसाइसली, मेरा वैसोप्रेसिन आके मेरे कलेक्टिंग डक्ट को आके बोलेगा कि यार आपको पानी यहाँ पे काफी ज्यादा रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है. एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट एनिमल विच इज अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ इश्यू ऑफ डिहाइड्रेशन. तो ये जाके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा और जाके बोलेगा आपके डीसीटी को कि पानी को आप रीअब्सॉर्ब करो, बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब करो, ठीक है. सो इट विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन दिस टू थिंग्स, राइट. एंड यू विल फाइंड द वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड. अगर आपका कंडीशन कुछ अलग है, ये आपकी होगी कंडीशन 1. अगर आपकी कंडीशन है कि आप समझो साइबेरिया में हो, ठंडी वाले एरिया में हो, साइबेरिया छोड़ा आप हिमाचल में हो, राइट. आप केलोंग लाहौल स्पीति में आप हो, ठंड का माहौल है, पानी काफी है, इनफ है बॉडी के अंदर, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है एनवायरमेंट की जिसकी वजह से आपका स्वेटिंग हो रहा है, तो वो टाइम पे वैसोप्रेसिन जो आएगा बॉडी के अंदर, वो आपका रिलीज तो होगा बट इन अ स्मॉल अमाउंट. याद रखना ये बात को कि अगर आपके बॉडी में फ्लूइड कंटेंट काफी है, एनवायरमेंट चैलेंजिंग नहीं है, देन वो टाइम पे आपका वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में रिलीज होता है. ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही हमेशा, बट कम अमाउंट में आपका आएगा, राइट. बिकॉज इतनी अर्जेंसी नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने की. और क्योंकि वैसोप्रेसिन आता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जब आप
समर मंथ हो या अगर आप डेजर्ट में हो तो इसलिए आपका यूरिन का कलर होता है डार्क। यूरिन का कलर डार्क इसलिए होता है क्योंकि पानी तो आपने निकाल लिया ज्यादा से ज्यादा, अब क्या रहेगा, यूरिया रहेगा सिर्फ। सो इफ यू हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन आपका यूरिन हो जाता है डार्क, और वही होता है आपके समर मंथ्स में। और आई वुड से बीइंग मोर प्रिसाइज, अगर आप डेजर्ट में हो और पानी नहीं है देन वो टाइम पे यूरिन कलर विल बी वेरी डार्क। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ यूरिया मिल रहा है और पानी मिल रहा है, पानी कम है यूरिया ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल डेज की बात करो जब आप पानी काफी पी रहे हो, माहौल ठंडा है जैसे आपके एरिया में होता है, तो यूरिन कलर विल बी लाइक लाइट येलो बिकॉज यू कैन अलाउ द वाटर टू गो अलॉन्ग विद द यूरिन, अलॉन्ग विद द यूरिया। ठीक है, तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर? Yes, sir. राइट, sir. ये जरूरी है, ये याद रखने बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। अज्यूम करते हैं कि आपके बॉडी में वैसोप्रेसिन नहीं आ रहा, अज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में, मैं ये एक चीज आपको बताना चाहूंगा देन वी कैन रैप अप। इतना सुन लो पहले फटाफट देन विल रैप अप। अगर आपके बॉडी में वैसोप्रेसिन नहीं आ रहा किसी रीजन से, अगर वो नहीं आ रहा या नहीं बन रहा, देन व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी पर डे अराउंड 14 लीटर्स यूरिन लूज करेगी। आपकी बॉडी पर डे अराउंड, आप जो यूरिनेट करोगे उसका अमाउंट रहेगा अराउंड 14 to 15 लीटर। नॉर्मली कितना आपका यूरिन बनता है हर दिन के अंदर? 1.5 1.5 लीटर। अभी बताया था 4-5 स्लाइड पहले बताया था 1.5 लीटर आपका यूरिन बनता है, राइट? अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन आना बंद कर देता है देन एवरी डे यू विल यूरिनेट अराउंड 14 to 15 लीटर। एंड द रीजन इज कि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। अगर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा देन आप ज्यादा यूरिनेट करोगे और आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि यू विल ऑलवेज कॉन्स्टेंटली फील थर्स्टी, और आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली पानी को रिप्लेस करना है क्योंकि जो भी आप पानी पी रहे हो जो जनरली आपका रीअब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैसोप्रेसिन, वो हो नहीं पा रहा, इसलिए आपका यूरिन आउटपुट यहाँ पे बढ़ जाता है। आपकी बहुत डाइल्यूट यूरिन होगी और आप बहुत ज्यादा वाटर लॉस आपका होगा। सो याद रखना, नॉट हैविंग वैसोप्रेसिन विल लीड टू अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये वो डायबिटीज नहीं है जो आपने पढ़ा है या जो आपने सुना है, इट इज अ डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पे आपका वैसोप्रेसिन नहीं आ रहा, ठीक है? अब ये नाम जो मैंने आपको बोला, ये नाम याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, उस नाम को, तो नाम तो ऐसा है कि आप बाद में कभी भी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। इतना रखना कि अगर वैसोप्रेसिन नहीं हुआ then you will lose a ample amount of water from the body. That is something you have to know. A name can be remembered later on. You have to know what that name actually means. उसमें हो क्या रहा है, right? So जो condition मैं आपको बता रहा हूँ, ये condition में रखना, अगर वैसोप्रेसिन नहीं आ रहा then you will lose a very huge amount of water and that is not good for your body by any means, right? That can lead to a condition of dehydration. ये आपको वो condition में लेके जाएगा जहाँ पे आपको dehydration हो सकता है, ये आपको वो condition में लेके जाता है जहाँ पे आपको constantly आपको thirsty feel होगा, ठीक है? तो ये एक बात याद रखना, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर द इम्पैक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन ओवर हियर, राइट, ऑन द डेंसिटी एंड आल्सो ऑन द योर कलेक्टिंग डक्ट, राइट? इतना याद रख लो, ओके? सो क्या इतना आपको क्लियर है? आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ वैसोप्रेसिन? ये वाली स्टोरी क्लियर है सबको, राइट? Yes, sir. कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है then you can go ahead and ask your questions. Before I wrap up, I just want to add one more thing in this because I think आप लोग ये बात समझ सकते हो। अगर आप इतना समझ सकते हो then एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। वैसोप्रेसिन एक और काम करता है। वैसोप्रेसिन जब आपका डेजर्ट में खो गए, आप समझो आप खो गए, तो टाइम पे ये सब तो उसने करना ही है, ये सब तो बुक में भी मेंशन है, आप जानते हो ये सब तो वो करेगा ही। इसके अलावा वो एक और चीज करता है, वो एक चीज यहाँ पे ये होती है दैट इट विल गो इन योर स्किन। वो आपके स्किन में जितने भी आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है उनको वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। आपके स्किन में जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, जो भी आपकी स्किन में ब्लड कैपिलरीज होती है उनको वहां जाके कर देगा कंस्ट्रिक्ट, बहुत उन्हें छोटा कर देगा, उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देगा। क्या आप में से कोई मुझे सोच के बता सकता है कि ये करने का फायदा क्या होता होगा? व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट? क्या आप आपके जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको जाके आप कंस्ट्रिक्ट करो, बिल्कुल आपने उन्हें छोटा कर दिया, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? सर वाटर लॉस कम होगा। तो स्किन से कैसे वाटर लॉस हो रहा है? सर स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग के थ्रू। राइट, अब तुम समझ रहे हो। स्किन के थ्रू जो आपका वाटर लॉस होगा वो होगा वाया स्वेटिंग, राइट? अब स्वेटिंग के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसे कम करने के लिए क्या करेगा, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसको कर देगा कंस्ट्रिक्ट। अगर ब्लड फ्लो ही कम हो गया मेरे स्किन के तरफ तो कहां से स्वेट होगा? समझो इस बात को।
अगर स्किन के Yes, तरफ अगर मेरा वहां पे कम हो जाता है तो कहाँ से मेरा स्वेट होगा, स्वेटिंग मेरा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो वन थिंग वेसोप्रेसिन डज. सी द वेसोप्रेसिन इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट अगर आप डेज में खोगे, इट इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू सर्वाइव. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इज यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. एक चीज याद रखना कि अगर आप कहीं पे खो जाते हो, बिना खाने के आप 3 हफ्ते सर्वाइव कर लोगे, बिना पानी के 3 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते. 3 दिन मैक्स 4 दिन. टिल बाय द एंड ऑफ 4th डे यू विल बी गॉन, राइट. इसलिए पानी बचाना आपके लिए प्रायोरिटी 1 हो जाता है. इसलिए बॉडी हर एक चीज करेगा पानी बचाने के लिए. एंड वन ऑफ द थिंग इज गोइंग टू बी टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड कैपिलरीज सो दैट यू कैन कंजर्व वाटर, जो आपको स्वेटिंग से जा सकता था. ठीक है. सो क्या ये यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आई होप दीज आर द थिंग व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, Yes, sir. Thanks, sir. If things are clear to you, then let's wrap this up. We'll catch you again tomorrow. ठीक है, कल वापस मिलते हैं. एंड जो भी आपको मिलेगा, इनकेस अगर आपको काउट मिलता है, प्लीज अपना टाइम निकालिए, अपना कीमती टाइम निकालिए एंड 5-6 मिनट निकाल के काउट को करिएगा जरूर. ठीक है, इनकेस अगर आपके साथ में Yes, शेयर. sir. ठीक है. Yes, sir. Thank you. Alright, people. Thank you, sir. We'll catch you again tomorrow. Sir. Bye, sir. Thanks. Good night. Fun. Bye. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So morning को क्लास होगी? नहीं, मॉर्निंग में तो क्लास लगने वाली है नहीं. अगर लगेगी, आई थिंक एक बच्चे का टॉपिक उसे कुछ सीखना है, आपको बता दूंगा मैं. ठीक है, कल तो नहीं है. ठीक है, Yes, sir. चलो Sir. बाय, गुड नाइट. Thank you, sir.